और हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज सुबह की बड़ी खबर के साथ। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 13वां दिन है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद छात्रों ने फैसला किया कि वो बातचीत के लिए तैयार है। देर रात कोर कमेटी ने फैसला किया कि 5 छात्रों का डेलीगेशन सरकार से बातचीत के लिए जाएगा। छात्रों ने सरकार से बातचीत की जगह और तारीख तय करने के लिए कहा है। छात्र अपने साथ कुछ वकील और स्थानीय पत्रकारों को ले जाना चाहते हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार उन्हें बंद कमरे में डरा सकती है और इसलिए वो वकीलों और स्थानीय मीडिया को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। बुधवार को सोरेन सरकार ने 2 ऑफिसर्स को छात्रों के पास भेजा था, जिन्होंने छात्रों को बातचीत के लिए न्योता भी दिया था। सरकार की ओर से बातचीत के लिए सीएम आवास या सर्किट हाउस की जगह तय की गई है। छात्रों ने सीएम आवास पर जाने से इनकार कर दिया और कोई ऐसी जगह चुनने के लिए कहा जो न्यूट्रल हो। सरकार की ओर से यहाँ के लोकल एसडीओ के माध्यम से हम लोग के पास ये मैसेज भिजवाया गया कि सरकार जो है सो हम छात्र डेलीगेशन से वार्ता करने के लिए, संवाद करने के लिए तैयार है। हम सभी छात्र जो है सो इस बात का स्वागत करते हैं। अगर सरकार हम लोगों से वार्ता करने के लिए तैयार है, संवाद करने के लिए तैयार है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कल जो है सो हम लोग का वार्ता होना है, लेकिन डेट टाइम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। सरकार की ओर से अभी तिथि और स्थान सरकार की ओर से अभी स्थान और तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है, हमें जानकारी नहीं प्रदान की गई है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें स्थान और तिथि बताई जाए कि वार्ता कब करनी है, उसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। आपकी तरफ से कितने लोग जाने वाले हैं, कौन कौन क्या नाम तय हो गए हैं? अभी नाम फाइनलाइज नहीं हुए हैं, हम लोग बैठ के नाम तय कर रहे हैं। 5 लोगों की डेलीगेशन जाएगी। 5 दिन। इसमें कौन आप भी सब लोग शामिल होंगे या छात्रों? ये नहीं, छात्र ही होंगे और ये तय करेगी कोर कमेटी की कौन कौन जाने वाले हैं। रांची में छात्रों के आंदोलन के 13वें दिन आज पहले राउंड की बातचीत शुरू हो सकती है। रांची के एडीएम धनंजय कुमार और एसडीएम कुमार रजत ने सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्योता दिया है। बातचीत में प्रदर्शनकारियों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल होगा। छात्र इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से 2 मंत्री और 2 अफसरों की टीम हो सकती है। छात्र सीएम से बात करना चाहते हैं। बातचीत के लिए सीएम आवास या सर्किट हाउस का ऑफर है। छात्र सीएम आवास जाने को तैयार नहीं है। इंडिया टीवी से बातचीत में प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि उनकी 3 मांगे हैं और तीनों ही पूरी होनी चाहिए। सिर्फ 3 मांग: रद्द, जांच और रिफॉर्म। रद्द, जो ब्लैकलिस्टेड टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा कराई गई जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जेपीएससी से रिलेटेड, वो सारी रद्द। और अभय कुमार तिवारी वो जिन जिन परीक्षाओं में संलिप्त रहा है वो सारी रद्द, खास करके जेएसएससी सीजीएल। दूसरा पॉइंट है हमारा जांच। अगर प्रशासनिक कदाचार हुआ है तो सीबीआई जांच, और अगर वित्तीय अनियमितता हुई है तो ईडी जांच। तीसरा हमारा एक रिफॉर्म का एक खाका है जो हम चाहते हैं कि सरकार माने। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, नियमित कैलेंडर हो, परीक्षाएं तय सीमा से ली जाए, उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, और जो एजेंसीज का चयन होता है वो भी पारदर्शिता के साथ हो। कल अगर हमारी मांगे मान ली जाती है तो पूरा ग्राउंड आपको खाली मिलेगा। सारे छात्र या तो खेतों में होंगे क्योंकि रोपनी का काम चल रहा है, अभी उधर भी नुकसान हो रहा है अपना। अभी हम रोपा के खेत में धान रोप रहे होते या लाइब्रेरी में होते, तो सारे छात्र या तो खेतों में मिलेंगे आपको या लाइब्रेरी में मिलेंगे। यहाँ प्रोटेस्ट स्थल पे एक भी छात्र नहीं मिलेगा आपको। लेकिन शर्त बस इतनी है, सारी मांगे मतलब सारी मांगे। अगर एक भी मांग हमारी नहीं मानी जाती तो यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और ये कहाँ पर मीटिंग, क्योंकि सरकार ने, मैंने सुना सर्किट हाउस में कहा था एसडीएम एडीएम ने, तो ये कहाँ मीटिंग हो सकती है और आप लोग कहाँ चाहते हैं मीटिंग हो? हम लोग चाहते हैं कि किसी ऐसे जगह पे हो जो कि न सरकार का हो न हमारा हो, किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे मीडिया भी अगर रहे तो अच्छी बात है। आज झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। प्रदर्शनकारी आंदोलन को तेज करने के लिए विधानसभा के घेराव का कॉल भी दे चुके हैं। इसीलिए सोरेन सरकार पर दबाव तो है, लेकिन सीएम बार बार आंदोलन की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। सबके एजेंसीज हैं, एजेंसी देश में कौन कौन सा है आप सबको पता है, और कैसे आंदोलन के मोर्चे संभाले जा रहे हैं वो भी आपको पता है। तो हमने शायद जिस तरीके से इसमें संज्ञान लिया है, सरकार ने जिस तरीके से इसमें अपनी कदम बढ़ाई है, और सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं हमारे कानों तक में है जहां ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। हेमंत सोरेन सरकार एक तरफ बातचीत के लिए तैयार दिखने की बात कह रही है, लेकिन उसका कोई मंत्री या सीनियर अफसर छात्रों के बीच नहीं पहुंचा है। हालांकि छात्रों का हुजूम बढ़ा तो 2 सरकारी अफसरों को भेजकर न्योता दे दिया। माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप लोग एक 5 लोगों का नाम दे दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग साथ नहीं हैं तो टोटल मिलाकर 5 लोगों का नाम दे दीजिए। ये जो संदेश भेजा गया है ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता करने चाह रहे हैं। हम लोग का 5 डेलीगेशन मेंबर को चुनाव करना है। साथियों बहुत अच्छी बात है, 12 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जागे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एसडीओ सर आपसे एक विनम्र हम लोग का अपील है कि हम हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ कोर टीम के साथी कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। बंद कमरे में वार्ता हम लोग मंजूर नहीं कर सकते हैं, ओपन प्लेस में नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, और सीसीटीवी कैमरा जिसमें बतौर मीडिया के कुछ साथी रहेंगे। आंदोलन में सियासत भी जोर पकड़ रही है। विधानसभा का सत्र शुरू होने के साथ ही आज सदन में ये मुद्दा उठाकर बीजेपी सोरेन सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसका ट्रेलर बुधवार को उस वक्त दिखा जब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंच गए। मैंने साफ साफ कहा है कि मैं जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। लेकिन लड़कों की मांग जेन्युइन है और हमारी पार्टी, हमारे विधायक दल पूरी तरह से झारखंड की ये नौजवानों की जो मांग है उस डिमांड के साथ है। बीजेपी के दखल के बाद हेमंत सरकार दोहरे प्रेशर में है। विधानसभा में उसे सदन के अंदर आरोपों का जवाब देना है तो सदन के बाहर सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र भी फैसला चाहते हैं। झारखंड में परीक्षा में धांधली को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर प्रेशर बढ़ा तो सीआईडी ने भी अपना एक्शन तेज कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच कर रही सीआईडी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बुधवार को सीआईडी ने रांची और लखनऊ से ये गिरफ्तारियां की हैं। एजेंसी के मुताबिक पहले गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद रांची और लखनऊ में छापेमारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों में उमाकांत उरांव, रोशन केरकेट्टा, मनोज कुमार, रक्षक सिंह और धर्मेंद्र कुमार। उमाकांत उरांव और रोशन केरकेट्टा और मनोज कुमार पर आरोप है कि उन्होंने जेपीएससी के प्रीलिम एग्जाम में धोखाधड़ी और अनुचित संसाधनों का इस्तेमाल किया और परीक्षा पास की। वहीं लखनऊ से गिरफ्तार रक्षक सिंह जेपीएससी एग्जाम का संचालन करने वाली कंपनी टीडीपीएल में
अकाउंटेंट के पद पर काम करता था। सीआईडी का आरोप है कि उसने भी कथित रूप से धांधली करके परीक्षा पास कर ली। इसी मामले में धर्मेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है। छापेमारी के दौरान सीआईडी ने मामले से जुड़े डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। झारखंड में सीआईडी ने अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब सवालों के घेरे में जेपीएससी के चेयरमैन भी आ गए हैं। जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते 1988 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड में चीफ सेक्रेटरी से रिटायरमेंट के बाद मिजोरम में थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ख्यांगते को मिजोरम से रांची बुलाकर 2025 में जेपीएससी का चेयरमैन बनाया। फिलहाल परीक्षा में धांधली सामने आने के बाद चेयरमैन का इस्तीफा हो चुका है। जैसे ही सीआईडी ने जेपीएससी के दफ्तर में छापा मारा, उसी के बाद चेयरमैन एल ख्यांगते ने अपना इस्तीफा दे दिया। सीआईडी इस मामले में एल ख्यांगते से मंगलवार को 8 घंटे पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के दौरान उनकी अमेरिकी यात्रा पर भी सवाल पूछे गए। वो देश छोड़कर बाहर ना जा सके, इसीलिए उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। सीआईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीआईडी ने ख्यांगते से पूछा कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम कैसे दिया गया। इस पर ख्यांगते ने कहा कि उन्हें कंपनी के ब्लैकलिस्टेड होने की जानकारी नहीं थी। झारखंड में परीक्षा में धांधली को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई नई बातें सामने आ रही है। खबर यह आ रही है कि इस पूरे मामले में झारखंड पुलिस के एएसआई का नाम भी शामिल पाया गया है। ये एएसआई सीएम हेमंत सोरेन की सिक्योरिटी में तैनात है। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक ये एएसआई आयोग के लोगों को फोन करता। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी इस एएसआई पर वसूली के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। सरकार ने डेडलॉक तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल गांधी जिद पर अड़ गए हैं। इसीलिए आज लोकसभा की रिसीव्ड बिजनेस लिस्ट में एफसीआरए संशोधन कानून शामिल नहीं है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के साथ संसद चलाने में गतिरोध तोड़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सरकार हंगामे के बजाय चर्चा करके सभी फैक्ट्स को सदन में स्पष्ट करके ही इस बिल को पास कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसके लिए अभी तैयार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर सहयोग मांगा, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक सरकार राम मंदिर में चंदा चोरी और दिल्ली में छात्रों के खिलाफ हिंसा पर चर्चा नहीं करवाती, गृह मंत्री अमित शाह जवाब नहीं देते, तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। सरकार एफसीआरए अमेंडमेंट के जरिए ये सुनिश्चित करना चाहती है कि फॉरेन फंड का इस्तेमाल उन कामों में ना हो जो देश की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा या फिर लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। We don't want the US lawmakers to suggest something, and we don't appreciate any intervention from the US. However, we have been bent against the FCRA because this is pitched against the minorities, civil organizations, NGOs, and many voluntary associations which are doing great service to poor and marginalized section. Many a time we have opposed the move of this government, and last session they tried to bring this legislation. When they couldn't do it, they amended the rules, and they are making it draconian and impossible for these organizations to function. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग विदेश से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल गलत कामों में कर रहे हैं, वही लोग एफसीआरए के खिलाफ हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये बिल देश की सुरक्षा के पक्ष में है। ये बिल जो बाहर से पैसे, नाजायज पैसे लाके भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सोरोज जैसे लोगों के पैसे, चाइना से आ रहे पैसे, ये पैसे उनके पैसे हैं, इसलिए मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को, मिर्ची लगेगी जो उस पैसे पर पलते हैं उनको। यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुए दंगे की रिपोर्ट आ गई है। बुधवार को यूपी असेंबली में इस दंगे की न्यायिक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में दंगे को पहले से तय साजिश का नतीजा बताया गया।
और इस दंगे के लिए संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। न्यायिक आयोग ने एसपी सांसद बर्क को दंगे की साजिश रचने और भीड़ को उकसाने का दोषी पाया है। बर्क के अलावा इस दंगे के लिए संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली, सचिव मशहूद अली फारूकी, उपाध्यक्ष लद्दन खान, अधिवक्ता कासिम जमाल समेत इंतजामिया कमेटी के दूसरे सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 369 पेज की इस रिपोर्ट में 199 गवाहों से साक्ष्य भी लिए गए हैं और आयोग ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे को रोकने और राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के उद्देश्य से भीड़ को भड़काया गया था। आयोग ने 199 गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वीडियो दस्तावेज और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर अब जांच रिपोर्ट तैयार की है। यूपी विधानसभा में पेश हुई संभल दंगे की न्यायिक रिपोर्ट में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगाया गया है। इस पर सांसद बर्क का कहना है कि रिपोर्ट में पीड़ितों को ही गुनहगार बता दिया गया है। बर्क ने कहा कि वो इस रिपोर्ट पर असहमति जताते हैं। बर्क ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर पेश किया गया है ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। एफआईआर है और कानूनी जो लड़ाई है आप लड़ रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट इसमें भी आपको दोषी बताया गया है जो न्यायिक आयोग बनाया गया। जो रिपोर्ट है उससे हम असहमत हैं और रिपोर्ट ठीक नहीं है। उम्मीद तो कर रहे थे कि शायद रिपोर्ट सही आए, न्यायिक आयोग बनाया है, लेकिन हुआ वही जो हमेशा से ज़्यादातर होता आया है बीजेपी की सरकार के आयोग की जो रिपोर्टें रहती हैं। ताज्जुब तो ये है कि जो हमारे पास जुल्म हुई थी, ज़्यादती हुई थी, सिर्फ मेरे नहीं हमारे संभल के जो बेचारे मजलूम लोग हैं जिनकी जान गई है, जो बग़ैर किसी जुल्म के जेलों में रहे हैं और आज भी अपने मुकदमों का सामना कर रहे हैं, वो अपने पर जो ज़्यादती हुई थी उसके लिए कार्रवाई चाहते थे और आज ऐसी स्थिति बना के रख दी कि आज हमें अपने किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि हमारे अधिकारों के लिए हमें आज लड़ना पड़ रहा है और सफाई देनी पड़ रही है। जबकि मैं समझता हूँ इस पर सफाई का मतलब नहीं बनता। पूरा संभल की जगह उत्तर प्रदेश देश और उसके साथ साथ दुनिया भी देखा किस तरह से संभल के अंदर हमारे निहत्थे लोगों की जान ली गई और ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने भी संभल हिंसा पर आई रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक रिपोर्ट है, इसका असल तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। इकरा ने कहा कि उनकी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर पहले भी सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन वो सिर्फ फंसाने की मंशा से ही की गई थी। सच्चाई ये है कि जियाउर रहमान बर्क हिंसा वाले दिन ना तो संभल में थे और ना ही उनका इसमें कोई हाथ है। संभल में पिछले साल जो भी हुआ वो हम सब की याददाश्त में तरोताज़ा है। हमने देखा किस तरीके से ज़बरदस्ती वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेज के एक माहौल बनाया गया एक समुदाय के खिलाफ। किस तरीके से वहाँ लगभग 100 लोगों पे अज्ञात में एफआईआर करके रोज़ाना प्रताड़ना की गई वहाँ के लोकल लोगों की। उनको रोज़ एक ना एक को पकड़ा जाता था। एक हाहाकार का वहाँ माहौल पैदा किया गया था और 5 लोगों की हत्या पुलिस द्वारा की गई थी। इसमें पुलिस ने फिर कहा कि उन पर भी पत्थरबाजी हुई। उसमें कितनी हकीकत है जब आप रिपोर्ट बनाने वाले भी आप हैं, आप हत्या करने वाले भी आप हैं, तो इसमें हम आप ही की बात को सच मान ले, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। और इस बात को मैं सीधा जोड़ना चाहती हूँ, अभी जो जंतर मंतर पर हालात बने वहाँ पर एक संदिग्ध ट्रक लाकर खड़ा कर दिया गया था, उसमें पत्थर भी भरे हुए थे। अब ये पत्थर किसने रखवाए वहाँ पर, क्यों रखवाए गए थे, जिन पत्थरों का इस्तेमाल संभल में हुआ वो किस योजना के तहत हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन जांच अगर उन्हीं लोगों को सौंप दी जाएगी जो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, तो फिर वो जांच निष्पक्ष नहीं कहलाई जाएगी। और जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट रखी गई है ये कोई कानूनी रिपोर्ट नहीं है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के संबोधन के बाद कट्टरपंथी बौखला गए हैं। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के घर को जलाने की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने मागुरा में शाकिब अल हसन के घर में आग लगाने की कोशिश की। शाकिब अल हसन ने बुधवार को पूर्व पीएम शेख हसीना के वर्चुअल संबोधन में हिस्सा लिया था। और इसके कुछ ही घंटों के बाद शाकिब के घर पर हमला हो गया। कट्टरपंथियों ने उनके घर पर पहले ईंट पत्थर फेंके, फिर आग लगाने की कोशिश हुई। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने दावा किया
कि शाकिबुल हसन के घर पर पेट्रोल बम फेंका गया था। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मीडिया के साथ वर्चुअल बातचीत पर नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में शेख हसीना पर जेनोसाइड के आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व पीएम ने बांग्लादेश और वहां के लोगों के खिलाफ जहरीली बातें कही। विदेश मंत्रालय ने कार्यक्रम की इजाजत देने पर अफसोस जताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की कोशिशों पर असर पड़ सकता है। बुधवार को शेख हसीना ने बांग्लादेश वापस जाने का संकेत दिया था। बांग्लादेश की सत्ता से हटाए जाने के 2 साल बाद दिल्ली में एक वर्चुअल प्रोग्राम में सामने आई पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा कि मुझे अपनी नहीं बल्कि बांग्लादेश के भविष्य की चिंता है। मुझे पता है कि बांग्लादेश जाने पर वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मार सकते हैं या फिर जेल में डाल सकते हैं, लेकिन मैं वापस जरूर जाऊंगी। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को छात्र आंदोलन का मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि यह छात्र आंदोलन नहीं था, लोकतंत्र पर संगठित हमला था। ये वो बांग्लादेश नहीं जो हम बनाना चाहते थे। I am not worried about my own future. I am worried about the future of Bangladesh. I want to return because the people deserve security, development, prosperity. I want to return to Bangladesh to one purpose, to stand beside the people and help improve their lives. The people are the source of all power. I believe in them, I trust them, I love them, and I will return to them. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. और बड़ी खबर बिहार से, जहां बिहार की राजधानी पटना में कल देर शाम हंगामा देखने को मिला, जहां चेहल्लुम के मौके पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों के बीच विवाद के बाद हंगामा हो गया। दरअसल पटना के अशोक राजपथ पर बिना इजाजत के जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान शिया समुदाय के निकाले जा रहे जुलूस में 2 अखाड़ों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस पर भी गुस्साए लोगों ने अटैक कर दिया। अब इस दौरान एक एसएचओ विद्यानंद वर्मा घायल हुए हैं। हालांकि हालात को देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती फिर कर दी गई। पटना में चेहल्लुम के जुलूस में हिंसक झड़प, 2 अखाड़ों के बीच विवाद, पुलिस वालों पर अटैक। क्या हुआ? बोलते रहे कि 2 झड़प हुआ था 2 गुट में, पूजा करने गए उसी में चोट लग गया। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां चेहल्लुम के मौके पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों के बीच विवाद के बाद हंगामा हो गया। हिंसक झड़प की चपेट में पुलिस वाले घायल हो गए। दरअसल बुधवार शाम को पटना के अशोक राजपथ पर शिया समुदाय चेहल्लुम के मौके पर जुलूस निकाल रहा था। इस दौरान खाजे कला थाना क्षेत्र के बेलवरगंज अखाड़े और दूसरे अखाड़े के जुलूस के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते हंगामा होने लगा। हालांकि घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो हालात को काबू में करने के लिए खाजे कला थाना प्रभारी खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन बेकाबू भीड़ ने उन पर भी अटैक कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई और घायल थाना प्रभारी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक एसएचओ पर तब हमला हुआ जब वो पुलिस बल के साथ मिलकर चेहल्लुम के जुलूस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो बिना इजाजत के निकाला जा रहा था। क्या एक दूसरे में झगड़ा किया था, उसी को बचाने गए। तो ये कहाँ क्या अखाड़ा से ये झड़प की गई थी सर? बेलवरगंज का था, एक यहीं का था। क्या अखाड़ा पर क्या कार्रवाई की जाएगी? बीच में देख रहे, जांच कर रहे हैं। उसी आपस में झगड़ा किया, हम लोग एक दूसरे के बीच बचाव करने गए, उसी में हमको लग गया। हंगामे की वजह से अशोक राजपथ पर अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद मौके पर तैनात पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को काबू में किया। वहीं घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने को लेकर अब राजनीति जोर पकड़ने लगी है। बंगाल की मस्जिदों के इमाम और मुस्लिम विधायकों ने पुलिस पर मस्जिदों से जबरदस्ती लाउडस्पीकर हटवाने का आरोप लगाया है। पुलिस पर मस्जिदों के इमाम और मौलाना को धमकाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने नॉइज पोल्यूशन को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के साल 2000 के आदेश के मुताबिक
कई जिलों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का अभियान चलाया। मई में बंगाल में सरकार बनने के बाद ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन नियम के दायरे में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर धार्मिक स्थलों को नोटिस दिया था, जिस पर अब एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन अब इसे लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। ये जो माइक उतारा जा रहा है, इसका कुछ नोटिस दिया गया है मस्जिद कमेटी को या जिम्मेदारों को। बगैर नोटिस के अगर माइक हटाया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये गैर दस्तूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से मस्जिद से माइक उतारने का या मंदिर से माइक उतारने का नहीं है। अजान हो, भजन हो या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो, शादी ब्याह हो या किसी तरह का भी प्रोग्राम हो, इंडस्ट्रियल एरिया में 75 से 80 डेसिबल तक के आवाज़ में माइक बजाई जा सकती है। जो रेसिडेंशियल एरिया है उस इलाके में 65 से लेकर के 55 तक यानी 55 से 65 तक के डेसिबल में माइक बजाई जा सकती है। कहीं से माइक हटाने का कोई ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी ये गाइडलाइन है और हम भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सिस्टम से पूरा काम चले, लेकिन एकदम से माइक हटा देना ये सुप्रीम कोर्ट। आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने भी मस्जिदों से हटाए जा रहे लाउडस्पीकर का विरोध किया। नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने इसके खिलाफ बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस खत में पूछा है कि पुलिस किस आदेश के बाद ये कार्रवाई कर रही है। यस्टरडे से मेरे पास बहुत जिले से फोन आया, क्या बोला कि पुलिस ने उनको बुलाया, मस्जिद कमेटी को बुला के माइक्रोफोन को हटा दो, लाउडस्पीकर का हटा दो। तो उन लोग जब पूछा पुलिस को कि क्या ऑर्डर किया है, नोटिफिकेशन किया है, किस ऑर्डर के बेसिस से हम लोग को बोल रहे हैं, कोई नहीं देखा पाया। बोला कि हम लोग बोला तो हो गया, लेकिन हमारा बात ऐसे यही है, अगर उतरना है तो रिटर्न कोई आपका ऑर्डर देना होगा। हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। डीजीपी सर को हम मेल किए हैं, क्या आप कोई ऑर्डर दिए हैं? अगर दिए हैं तो ऑर्डर का कॉपी हम लोग को दीजिए। और जितना मस्जिद में हर मस्जिद का इमाम साहब चाहे कमेटी को बुला के बोल रहा है कि बंद करो, वो कमेटी के पास भेज दीजिए। अगर कोई ऑर्डर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतार देंगे। बेकार ऑर्डर के आप बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उतारो, ऐसा नहीं चलेगा। इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में घटिया खाना देने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। जांच के बाद बीएसए ने स्कूल के प्रिंसिपल कल्पना वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही रसोइया अनीता को बर्खास्त करने की सिफारिश भी की गई है। मिड डे मील में बच्चों को सही खाना मिले, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी बीईओ की होती है। लापरवाही के लिए बीईओ इंद्रमणि पटेल को नोटिस दे दिया गया है। पहले विकास खंड के बीईओ पुष्पराज सिंह को 1 महीने में जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। ये कार्रवाई स्कूल में मिड डे मील परोसे जाने के दौरान का एक वीडियो सामने आने के बाद हुई है। वीडियो में बच्चों को बहुत ही घटिया खाना दिया जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। खाने में सब्जी की जगह सब्जी कम है और पानी ही पानी दिख रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को जो रोटियां खाने को दी जा रही हैं वो इस लायक नहीं कि वो खाई जा सके। खाने की थाली में सब्जी की जगह पानी, थाली में सब्जी के 2 टुकड़े, बाकी पानी ही पानी। सब्जी इतनी पतली कि परोसते वक्त जमीन पर पानी की तरह फैल गई। जमीन में गिरी रोटी खाने के लिए थाली में वापस रख दी। ये तस्वीरें हैं उस खाने की जिस पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। ये वो खाना है जिसके लिए अफसर अपनी पीठ थपथपाते हैं। जी हाँ, ये मिड डे मील है जो देश के भविष्य की थालियों में परोसे जा रहे हैं। ये तो निस्ता पानी है।
ये खाना की जांच ट्राई करते हैं। रोटी को पाओ। सब्जी में पानी इतना ज्यादा था कि परोसने से जमीन पर फैल गया। इसके बाद बच्चों को फेंक कर रोटी दी गई, जो जमीन पर फेंके सब्जी के पानी पर गिर गई। इसके बाद जमीन से उठाकर वही रोटी बच्चों की थाली में रख दी। स्कूल के अंदर हालात कितने खराब हैं कि बच्चों को पहले तो पानी वाली सब्जी और सूखी रोटी परोसी गई, उसके बाद फर्श पर बैठकर खिलाने की बजाय बच्चे काई लगी जमीन पर बैठकर खाना खाने को मजबूर हैं। एक बार फिर देखिए, थाली में सब्जी की जगह पानी ही पानी दिख रहा है और सब्जी के नाम पर 2 टुकड़े। और अगर किसी बच्चे ने ज्यादा सब्जी मांग ली, फिर उसे 1 चमचा और पानी। बारी रोटी की आई तो बांटने वाले के हाथ से गिर गई। फिर क्या था, झट से जमीन में गिरी रोटी बच्चे की थाली में खाने के लिए फेंक दी। ये तस्वीरें हैं यूपी के सीतापुर में महमूदाबाद विकास खंड की, जहां छगापुरा के प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पौष्टिक खाने के नाम पर पानी वाली सब्जी और सूखी रोटियां परोसी जा रही हैं। छगापुर के प्राथमिक स्कूल में क्लास 1 से क्लास 5 के 63 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ प्रिंसिपल कल्पना वर्मा के अलावा 4 टीचर और 2 रसोइया हैं। बच्चे दोपहर में स्कूल में बनने वाला मिड डे मील खाते हैं। सोमवार को मेन्यू के हिसाब से सब्जी रोटी बननी थी। दोपहर में बच्चों को आलू तरोई की सब्जी और रोटी दी गई तो थाली में पानी ही पानी दिख रहा था। मिड डे मील में गोलमाल का खुलासा तब हुआ जब ग्राम प्रधान का बेटा स्कूल पहुंचा और उसने बच्चों की थाली में सब्जी की जगह पानी परोसे जाने का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कितने का बनाई हो खाना बताओ? नहीं, कितने का खाना बना? पानी नहीं हो तुम? पानी नहीं हो तुम? नहीं, खाना अपने बनता है, बच्चे पानी में दे दो, घर में खाना इनका खा दो तुम। तो वहाँ पे बच्चे जो है खाना खा रहे थे हमारे सामने, तो हमने देखा तो खाना में थोड़ा सही नहीं लगा, क्वालिटी सही नहीं लगी, पानी दिखा उसमें ज़्यादा। तो हमने उठाया वो थाली और मैम से हमने कहा हम बात करते हैं जाके। तो हमने मैम से कहा कि मैम ये खाना जो है आपके बच्चे खाते हैं क्या ऐसा? अगर खाते हैं तो आप ऐसा ही बनवाइए, अगर नहीं आप खिलाते हैं ऐसा तो ऐसा खाना मत बनवाइए, थोड़ा अच्छा बनवाइए, कम बनवाइए लेकिन अच्छा बनवाइए। तो फिर उसी बात पे मैडम तो कुछ बोली नहीं, उन्होंने कहा कि अब आपका तो कोई मतलब इसमें है नहीं। तो हमने कहा आप रसोइया को डांट सकती हैं, रसोइया बनाती है, आप अगर उसको डांटेंगे तो खाना अच्छा हो जाएगा। स्कूल में बच्चों को खाने में सब्जी की जगह पानी देने का वीडियो वायरल हुआ तो जिले का शिक्षा विभाग कुंभकर्णी नींद से जागा। बीएसए खुद जांच करने के लिए स्कूल पहुंचे, बच्चों से बात की, टीचरों के बयान दर्ज किए, पूरी पड़ताल की, जिसके बाद मौके पर ही बच्चों को पानी जैसी सब्जी खिलाने पर बीएसए ने एक्शन लिया। प्रिंसिपल कल्पना वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया, रसोइया अनीता को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई और मिड डे मील में बच्चों को सही खाना मिले इसकी देखरेख की जिम्मेदारी बीईओ की होती है। लापरवाही के लिए बीईओ इंद्राणी पटेल को भी नोटिस दिया गया। पता चला कि ये शिथिल पर्यवेक्षण है यहाँ के प्रधानाध्यापक का और कहीं न कहीं रसोइया जो मुख्य रसोइया है, अनीता नाम है उनका, उनकी लापरवाही है और कल्पना वर्मा यहाँ की प्रधानाध्यापिका उनको सस्पेंड कर दिया गया है और अनीता जो यहाँ की रसोइया हैं उनको जो है रसोइया पद से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ उदयमणि पटेल हैं, कहीं न कहीं ये शिथिल पर्यवेक्षण माना जाएगा, उनको दंड स्वरूप प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है और शो का नोटिस हमारे डीसी एमडीएम जो कार्यालय जो एमडीएम कार्यालय में देखते हैं उनको भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है। बीएसए गोरखनाथ पटेल की जांच में सामने आया है कि स्कूल में खाने की क्वालिटी सही नहीं है, बच्चों को दूध भी सही तरीके से नहीं मिल रहा, बच्चों को सही से बैठाकर खाना नहीं खिलाया जाता है। छंगापुर के प्राथमिक स्कूल में घटिया क्वालिटी का खाना परोसे जाने के बाद अब जिला प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। सीतापुर डीएम ने जिले के सभी स्कूलों में मिड डे मील के जांच के आदेश दिए हैं।
हरियाणा के सोनीपत से रिश्तों की कड़वी सच्चाई को उजागर करने वाली कहानी सामने आई, जहां पिता ने अपनी बेटियों से मिलने की चाहत में दम तोड़ दिया, लेकिन बेटियों के पास पिता से मुलाकात का वक्त ही नहीं था। वृद्धाश्रम में रह रहे एक कपड़ा कारोबारी शिवचरण रतन गुप्ता की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में कोई अपना नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र के रहने वाले शिवचरण एक समय में बड़े कारोबारी थे। उनका कोई बेटा नहीं था। उन्होंने अपनी 3 बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया, लेकिन मौत की खबर पाकर भी कोई भी बेटी उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची। और ऊपर से 5,100 रुपए भेजकर पिता के अंतिम संस्कार का वीडियो बनाकर भेजने को कह दिया। हरियाणा के सोनीपत में रिश्तों की सच्चाई को उजागर करने वाला ये हृदय विदारक मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी बेटियों से मिलने मुंबई में बड़े कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण रामरत्न गुप्ता की हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में मौत हो गई। शिवचरण रामरत्न गुप्ता पिछले 3 साल से आश्रम में रह रहे थे। मंगलवार को आश्रम प्रबंधन ने उनकी मौत की सूचना उनकी 3 बेटियों को दी। शिवचरण की बड़ी बेटी अनीता नेपाल में रहती है। मझली बेटी निशा यूपी के आजमगढ़ में रहती है और छोटी बेटी प्रिया मुंबई में रहती है। लेकिन 3 बेटियों ने दूरी और समय का हवाला देते हुए अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया। बड़ी बेटी अनीता ने 5100 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए ताकि अंतिम संस्कार सोनीपत में ही करवाया जा सके। इसके बाद आश्रम के लोगों ने शिवचरण का अंतिम संस्कार किया। छोटी बेटी प्रिया वीडियो कॉल पर पिता को देखती रही। इस दौरान उसके मुंह से बस एक शब्द निकल पाया, अंतिम संस्कार के दौरान भी बेटी फोन पर लगातार जानकारी लेती रही। हाँ, बाकी तो आप पालोगे जब होगा ना, ये संस्कार हुआ है, अभी तो संस्कार हुआ है। जब चिता को अग्नि दी जा रही थी तब बेटी ने पूछा, अभी और कितना टाइम लगेगा? इस पर उसे बताया कि मुखाग्नि दी जा चुकी है और 10-15 मिनट में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जब बेटी से कहा गया कि वे 20 तारीख से पहले आकर पिता की अस्थियां ले जाएं, तो मुंबई में रहने वाली सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है, भेज दूंगा। शिवचरण अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भले ही अपनी संतानों के प्यार के लिए तरसते रहे, लेकिन उन्होंने जीते जी अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया था। शिवचरण के निधन के बाद मंगलवार सुबह डॉक्टरों की टीम आश्रम पहुंची और पूरे सम्मान के साथ उनकी आंखें दान कराई गईं। शिवचरण खुद अपनों के प्यार के बिना रहे हों, लेकिन जाते जाते उन्होंने 2 जरूरतमंद लोगों की जिंदगी रोशन कर इस दुनिया से रुखसती ले ली। और झारखंड के चतरा जिले में मॉब लिंचिंग की एक घटना सामने आई है, जहां गुस्साई भीड़ ने नाबालिग से रेप के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी।
पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के बड़गांव की है, जहां सोमवार की शाम एक नाबालिग लड़की शौच के लिए निकली थी और आरोप यह है कि इस दौरान गांव के ही एक लड़के ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया। मंगलवार की सुबह पीड़ित लड़की जब घर लौटी और उसने अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई तो गुस्साए गांव वालों ने आरोपी के घर को घेर लिया और आरोपी को घर से निकालकर लाठी, डंडों और पत्थरों से बेरहमी से पीटा। उसे सड़कों पर घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई और इस दौरान आरोपी के पिता को भी पोल से बांधकर पीटा गया। घटना के बाद गांव में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद अधमरे युवक को छुड़ाया और टंडवा स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां से उसे हजारीबाग रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। देश भर में मानसूनी आफत से हाहाकार मचा है कि राज्यों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड मुसीबत बनी हुई है। सबसे ज्यादा बुरे हाल आसाम और जम्मू कश्मीर में है, जहां नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ की चपेट में कई इलाके हैं और लोग परेशान हैं, जिसे देखते हुए IMD ने आज के लिए भी अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 17 राज्यों में अलर्ट जारी किया है आज, जहां कई जगहों पर भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी अपील की गई है। ये तस्वीरें आप उरी की देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उरी की, जहां पर तेज रफ्तार पानी अपने साथ मलबा और ईंट पत्थर ला रहा है। बारामूला के बोनियार उरी सेक्टर में बादल फटा दरअसल, और जिसके बाद अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी अपने साथ मलबा, बड़े बड़े बोल्डर्स, सब कुछ बहा ले आया। ये इलाका बिजेहामा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में मौके पर तुरंत बिजेहामा के SHO पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों के मुताबिक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ। वहीं असम में भी मानसून कहर बनकर बरसा है। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से बुरी तरह से वो इलाके प्रभावित हैं। असम में अब तक बाढ़ से 89 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,22,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब RSS चीफ मोहन भागवत भी युवा पीढ़ी से जुड़ेंगे। वो आज मुंबई में जेन Z और जेन अल्फा से बात करेंगे। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की वार्षिक चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में RSS प्रमुख मोहन भागवत जेन अल्फा और जेन Z छात्रों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के 100 से अधिक शहरों से आए 15 से 19 साल के बीच के करीब 2000 हाई स्कूल स्टूडेंट शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना और उनके साथ विचार साझा करना है। जंतर मंतर में आंदोलन के बाद RSS युवाओं के बीच अपनी लोकप्रियता बरकरार रखना चाहता है। यूपी के बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार शाम दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। वो यूपी में BSP के अकेले विधायक थे और पार्टी चीफ मायावती के भरोसेमंद नेता माने जाते थे। उमाशंकर सिंह बीमारी के बावजूद राजनीति में खासा सक्रिय थे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि उमाशंकर सिंह का निधन प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज को प्रयागराज में पूर्व में दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि स्कूल कॉलेज के मैदान व्यावसायिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते और इस कार्यक्रम से 2 स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। इसी को देखते हुए 8 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को कायस्थ पाठशाला में पहले कराने की दी गई अनुमति निरस्त की जाती है और जमा धनराशि को कार्यालय से वापस लिया जा सकता है। वहीं कांग्रेस इसके पीछे सरकार का दबाव बता रही है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम हर हाल में होगा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री बने रहेंगे। उन्हें बिहार विधानसभा परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने मनोनीत सदस्य देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट के लिए उन्हें मनोनीत किया है। RLM चीफ और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश को बिहार विधानसभा परिषद का सदस्य बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों बगैर किसी सदन के सदस्य रहते हुए दीपक प्रकाश के पंचायती राज मंत्री पद पर बने रहने को लेकर सवाल खड़ा किया था। इसके बाद बिहार सरकार ने बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार से इस्तीफा लेकर दीपक प्रकाश के लिए जगह बनाई। यूपी के शामली जिले में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश फुरकान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। फुरकान कुख्यात मुर्कीम काला गिरोह का सक्रिय सदस्य था और कैराना पलायन मामले का मुख्य आरोपी माना जाता था। उसके खिलाफ हत्या, गैंगस्टर, रंगदारी समेत 20 से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को बुधवार दोपहर मुखबिर से सूचना मिली थी कि फुरकान झिंझाना क्षेत्र के गांव रंगाना के जंगल में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें फुरकान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।